Well, ladies and gentlemen, few people asked me to explain two provisions of the General Classes Act, provision relating to this section 26 and 27. This 26, it relates to that very lecture which I gave upon that one man cannot be troubled twice for the same offense. यानी एक आदमी जो है वो एक जुर्म की सज़ा जो है वो एक ही दफ़ा पाएगा, उसको दो दफ़ा उस जुर्म की सज़ा के तौर पर उसका ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। उसका ट्रायल दो दफ़ा उसी जुर्म में नहीं होगा। अब देखिए, अगर आपके पास दो किताबें हैं कानून की, मिसाल के तौर पर एक एंटी टेररिस्ट एक्ट है, दूसरा एक्ट जो है वो आपकी पाकिस्तान पीनल कोड है, दोनों में मर्डर जो है वो काबिल सज़ा है और काबिल सज़ा है विद द कैपिटल पनिशमेंट, दोनों में। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी आदमी का चालान दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत कर दिया जाए तो सज़ा तो उसकी वहाँ भी वही मुक़द्दर है या लिखी गई है या उसको फेस करनी पड़ती है, और पीपीसी में भी दहशत गर्दी के असूल को बुनियादी तौर पर गलत तरीक़े से इस्तेमाल किया गया है। ये जुमला मोतरज़ा है, इसका इस मज़मून से ताल्लुक़ नहीं, गलत इस्तेमाल किया गया है और जिसको जी चाहते हैं उसको पकड़ के दहशत गर्दी की अदालत में भेज दो, क्योंकि वहाँ ओनस ऑफ प्रूफ जो है ऑफ योर इनोसेंस दैट्स अपॉन यू। सवाल ये पैदा होता है कि पहले दहशत गर्दी की तारीफ़ करें और अमूमी तौर पर दहशत गर्दी जो है वो ज़हनी कैफियत महसूस करने वाले की ज़हनी कैफियत से उसका ताल्लुक़ है। एक आदमी वो उसी फेल से, उसी शोर शराबे से, उसी गन फायर से बिल्कुल भी नहीं डरता, उस पर कोई असर मुरतब नहीं होता। उसके बरक्स एक और आदमी है या एक और इज़्दिहाम है लोगों का जो उससे मनफी तौर पर, ज़हनी तौर पर मुतासर होके दे आर इंटिमिडेटेड, और मुआशरा जो है मिन हैसिल मजमू मुआशरा जो है उससे मुतासर होता है। उस कैफियत को कम अज़ कम मेरे नज़दीक यू हैव एवरी राइट टू डिफ़र विद मी, एवरी राइट टू डिफ़र विद मी, कम अज़ कम मेरे नज़दीक दहशत गर्दी वो होगी जो उस जुर्म के शिकार होने वालों से अलग जो लोग हैं उनको भी अपनी तखवीफ़ में, अपने खौफ में मुब्तला कर दे और वो ज़हनी तौर पर डर जाएं, अमूमी ज़िंदगी गुजारना बंद कर दें, रोज़मर्रा के कामकाज में खौफ खाएं। नंबर 2, ये बात तो बरसबील तज़किरा थी, बात ये थी कि वहाँ भी उसको एक सज़ा उसकी मुंतज़र है, दूसरी जगह पीपीसी में जब कोई मर्डर हो जाता है तो वो सज़ा उसकी मुंतज़र है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ही इज़ ट्रायबल अंडर बोथ दी एक्ट्स, चाहे वो टेररिज्म का है, चाहे वो कोई दूसरा है, तीसरा है, उसको ट्राई किया जा सकता है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर किसी को एक दफ़ा एक एक्ट के तहत ट्राई किया गया, सज़ा दे दी गई या बरीयत हो गई उसकी, एक्विटेड, जान छूट गई,
तो उसको आप उसके दो तरीके हैं। अगर एक्विटल हो गई तो आप क्या कर सकते हो, जो मुद्दई है यानी जो हुकूमत है विद द परमिशन ऑफ दी या उसके मकतूल के वारसान, they can file an appeal against acquittal and that appeal lies only with the permission of the advocate general, यानी हुकूमत की इजाज़त के बगैर वो अपील नहीं हो सकेगी। लेकिन उस अपील में जो सज़ा या जज़ा या जो कुछ भी होगा वो उसी एक्ट के तहत होगा जिस एक्ट के तहत उसको सज़ा मिली है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर केस को रिमांड कर दिया जाए और कह दिया जाए कि इसमें लैकूना है, इसमें कमी है, इसको दोबारा सुना जाए और इसमें फ़लाँ पॉइंट जो हैं उनका फ़ैसला दोबारा किया जाए, तो ये इसी हद तक तो हो सकता है। लेकिन उसका जो रीट्रायल है शुरू से लेके आखिर तक वो नहीं हो सकता। ही कैन नॉट बी ट्रबल्ड ट्वाइस। ये चूँकि कंटिन्यूएशन थी ऑफ दैट प्रोसीडिंग्स, इसलिए इसको वापस आ गई तो ये कंटिन्यूएशन है। अगर नए सिरे से इधर से वो बरी हुआ है, उधर से दहशतगर्दी वाला आ जाए, वो कह दे कि तुम्हारा तो दहशतगर्दी में फॉल करता है, अब इस अदालत में भी भुगतो, दैट इज़ नॉट परमिसिबल अंडर द लॉ। अब जो सेक्शन 26 है जनरल क्लॉजेज एक्ट का, क्या कहता है? प्रोविजन क्या है? एज टू ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एनेक्टमेंट्स। ऐसी ऑफेंसेस, ऐसे जराइम जो 2 या 2 से ज़्यादा एक्ट्स के तहत, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत कॉग्निजेबल हों, काबिल सज़ा हों, तो वो जो दोनों काबिल सज़ा होंगे उनको क्या होगा? एक एनेक्टमेंट के तहत ही उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, बाकी एनेक्टमेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं की जाएगी। ये जो कर आपका मैक्सिम था ना कि ए मैन कैन नॉट बी punished for the same offence or cannot be tried for the same offence twice, उसका ये मतलब है। मैं सेक्शन देखता हूँ क्या है, where an act or omission। देखो मैंने पहले आपको बताया था, ये मैंने पैड अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये दिस इज़ माई एक्ट, ये मेरा एक्ट है। नंबर 2, मुझ पर ज़िम्मेदारी है, मुझे मेरे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये चीज़ शामिल है कि आपने इसको उठा के यहाँ रखना है और मैं इसको यहाँ नहीं रखता, तो इस चीज़ का नाम क्या हो जाएगा? ओमिशन। एक्ट एंड ओमिशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्ट और ओमिशन है, में और मस्ट में फ़र्क है, एंड और आर में फ़र्क है, वो मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये सेक्शन सुनिएगा आप। वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस, जहाँ कोई फेल या किसी फेल के जो फेल आप पर फ़र्ज़ है उसको आप सरअंजाम न दें, उस सूरत में वो ओमिशन हो गई ना। वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस, अगर वो कॉग्निजेबल है, अगर वो काबिल गिरफ्त है, अगर वो आप उसको कानून के दायरा कार में लाकर उस पर गिरफ्त कर सकते हो। गिरफ्त का क्या मतलब है? गिरफ्त मैंने ऐसे पकड़ लेना, गिरफ्त मैंने पकड़ लेना, गिरफ्तार जो जिसको पकड़ लिया जाए, गिरफ्त मजबूती से यहाँ से पकड़ लेना, ज़ोर लगा के, ये गिरफ्त है। गिरफ्त में और टच या लमस में
इसमें जो लम्स में और गिरफ्त में फ़र्क है। गिरफ्त में हमेशा ताकत का इस्तेमाल होता है, लम्स महज एक जज्बाती चीज़ है। याद रखिएगा, आपके काम आएगा। वेयर एन एक्ट और ओमिशन constitutes an offense under 2 or more enactments। enactment से यहाँ क्या मतलब है? यहाँ मतलब है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर which has been passed by the legislature, will of the legislature। ये तमाम enactment के मतलब हैं will of the legislature। समझ गए कि उनकी मैं क्या कहूँ, खुद ही बहुत बुलंद होती है, तो वो अपनी रजामंदी उनकी जो है वो चलती है। ये कानून विजडम कहलाता है, कानून विजडम कहलाता है। एक बात आप और याद रखिए बरसबील तज़किरा कि तमाम कवानीन विजडम पर नहीं होते। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कवानीन बने जो इंसान की नेहाद के और उसके समाजी और मुआशरती बिहेवियर्स के ख़िलाफ़ थे, उसकी एकोसेंट्रिज्म के ख़िलाफ़ थे। जब उनके ख़िलाफ़ थे तो वो कवानीन अपनी मौत आप मर जाते हैं, उन पर कोई अमल दरामद नहीं करता, पढ़े वो किताब में रहें लेकिन वो मुर्दा हो जाते हैं। गोया कानून भी वही चलता है जिसके पीछे मुआशरे की भलाई और फितना, फसाद और फसाद फिल अर्ज़ रोकने की अहलियत हो और मुआशरा उस फेल को फसाद समझता हो, उस फेल को फसाद समझता हो। देखिए, इंतकाम की हिस्स हर इंसान में है कि मैं इंतकाम हूँ, बड़ा मुंतकम है मेरा लहू, ये मेरे नसब की सरिश्त है। तो ये सरिश्त तो हो सकती है, लेकिन इंतकामन अगर आप दूसरे को कत्ल कर देते हैं तो कानून आपकी गिरफ्त करता है। वो गिरफ्त क्यों करता है कि कानून का बुनियादी मकसद और विजडम फसाद फिल अर्ज़ को रोकना है। दिस इज़ दी सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ, सोशोलॉजिकल, जो अपनी जगह पर एक मज़मून है। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ये मुझे गालिबन नूर ने कहा था तो उसकी मैं वो पूरी कर देता हूँ आज फरमाइश और हुक्म के। प्रोविजन 26 जो है वो क्या कहती है? वेयर एन एक्ट और ओमिशन, यानी जुर्म के या दोनों पहलू आ गए। अगर ओमिशन जुर्म है तो क्या है? वो पकड़ी जाएगी, अगर एक्ट जुर्म है तो वो पकड़ा जाएगा। ये दोनों एक है करना, एक है ना करना, एक है वजूद, एक उसका उलट है, अदम है। ओमिशन जो है आप पर लाजम था, यू ओमिटेड टू डू इट, ओमिटेड टू डू इट, वो फ़र्ज़ आपने नहीं निभाया। इधर आपने क्या किया कि आप पर फ़र्ज़ था कि आप फसाद फिल अर्ज़ के बानी मबानी ना बने, आपने वो काम किया। तो ये दो सूरतें क्या हो गई? ये सूरतें जो हैं ये इसकी एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन या एक्ट और ओमिशन दोनों इसमें शामिल हो गए। अब आई बात कॉग्निजेंस की। कॉग्निजेंस यानी कैन बी टेकन केयर ऑफ, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई, वो कार्रवाई की जा सकती है अंडर 2 एक्ट्स, 3 एनैक्टमेंट्स। एनैक्टमेंट मैंने अभी अभी आपसे कहा
कि दैट इज़ द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, दैट इज़ द विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर, दैट इज़ द ऑर्डर विच टेक्स द this form of this enactment and which you have to obey, which you have to obey. आपको ये मानना पड़ेगा, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे। यहाँ तक बात हो गई। फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन रिलेशन टू द इशू, जो ऐसे कवानीन दो या दो से ज़ायद जो एक ही जुर्म को एक वक्त में यानी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, 3 कवानीन हैं, तीनों के तहत वो जुर्म जो है वो काबिल सज़ा है। तो कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि मुल्ज़म या मुजरम is liable to be prosecuted and punished. Prosecuted, procedural phenomena, and punished, the end of that procedure, जहाँ जाके वो ख़त्म हो जाएगी लाइन और जज फैसला लिखेगा। punished यानी under either or any of those enactments, तो क्या है उसको अंडर क्या है? अंडर एनी ऑफ ईदर और एनी। ईदर क्या है? कोई भी। एनी का मतलब भी ये है, ईदर यानी 3 हैं तो उनमें से कोई सा भी वाहिद। एनी व्हाट्सएवर, एनी में पसंद नापसंद शामिल है। एनी के लफ्ज़ में कि अगर सरकार दरबार ये समझती है कि इसको दहशतगर्दी में चालान करना है तो वो दहशतगर्दी के तहत पैसे, लेकिन अगर आपने पुलिस को पैसे दे के तो दहशतगर्दी से छुड़वा के आम कोर्ट में ले आए तो आप इस तरफ आ गए, वो आपका उसमें मुफाद है। कोई तीसरा एनेक्टमेंट है तो वो उसके तहत यानी वो इब्तदा जो है FIR की वो किसी एक एक्ट के तहत आएगी, 3 एक्ट्स के तहत नहीं आएगी। और जिस एक्ट के तहत FIR लिखी जाएगी उसके तहत उसकी खिलाफ कार्रवाई होगी और he will be punished under that act under which he has been prosecuted। अच्छा जी, to the issue and the execution, अच्छा वो ठीक है, shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments। अंडर ईदर, इसमें किसकी पसंद नापसंद है? प्रोसिक्यूशन की। इसमें प्रोसिक्यूशन की पसंद नापसंद आ गई। एनी कोई भी, इसमें वो आ गई। लेकिन ये जो पसंद नापसंद है, इट मस्ट बी जुडिशल इन प्रैक्टिस, इट मे नॉट बी जुडिशल, इट मस्ट बी जुडिशल। और वो शराइत जो किसी चीज़ को आम कत्ल से दहशतगर्दी से मुमय्यज़ करती हैं उनको पेशे नज़र रखते हुए FIR इस तरीक़ से दर्ज की जानी चाहिए कि वो या उधर जाए। और याद रखें, ये दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बेइंसाफ़ियाँ जो हैं वो मैदान जंग के बाद ईवान अदालत में हुई। पुलिस जब FIR लिखती है तो वो ये काम करती है कि अपनी तरफ से इधर उधर के वाक़यात डालकर और उसको उसकी वर्डिंग को ऐसे कर दिया कि वो दहशतगर्दी बने, हालांकि बिलफिल वो दहशतगर्दी नहीं होती। इसी तरह अगर दहशतगर्दी फिल वाक़या हुई हो और फॉल करती हो उस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, तो वहाँ जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, उनका जो कलमे एहसन है और कलमे मुक़द्दर नवीस है, वो FIR को इस तरीक़े से लिख देता है कि वो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। और any of those but shall not be liable to be punished twice for the same offence। और सेम ऑफेंस से मुराद ये है कि एक
सीरीज ऑफ ऑफेंस होती है। ये आपने अपने पीपीसी वगैरह में पढ़ा होगा कि एक जुर्म किया, पहले अगवा किया, देन कमिटेड द रेप, देन मर्डर। समझे? ये सीरीज है। पहला क्या है? पहला भी जुर्म है, दूसरा उससे गलीज़ जुर्म है, और तीसरा उससे अबतर जुर्म है। इन तीनों लफ्ज़ों को आप याद रखिएगा। मैंने लफ्ज़ का कहा है, अगर मैं 3 हरफ कहूँ तो उसका मतलब है गाली। फलां पर 3 हरफ, इसका मतलब है गाली। मैंने लफ्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसके साथ इसकी तशरीह जिस कदर मुझसे मुमकिन थी, मैंने सेक्शन और प्रोविजन 27 जो है, 26 जो है, सारी उसकी कर दी। अब दूसरा जो है 27, 26 और 27, meaning of service by post. It relates to your CPC के सर्विस कैसे करवाई जाएगी, मुद्दालय की या किसी और की, उसमें वहाँ प्रोसीजर दिया गया है। और आपको पता है, अगर प्रोसीजर को दुरुस्त तरीके से अप्लाई ना किया जाए तो प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस नलिफाइज द होल ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट, देखिए इसमें प्रोविंशियल एक्ट नहीं, सेंट्रल एक्ट मैंने पहले आपको बताया था। सेंट्रल एक्ट वो एक्ट है जो फेडरल लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो पास करती है। एंड फाइनली इट गेट्स द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो जो है सेंट्रल एक्ट है। उसके बाद आ गया रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ऑथोराइजेज or requires any document to be served by post. अब इसका मतलब सुनो, बहुत शुक्रिया। अब इसका मतलब सुनो, अगर किसी एक्ट के तहत या उस एक्ट के तहत बने हुए रेगुलेशन के मुताबिक, इस अम्र की ज़रूरत हो कि आप किसी दस्तावेज़, किसी नोटिस या किसी चीज़ की करवाएं तामील। सर्विस मीन्स तामील। किससे बना है? अमल। जहाँ काम किया जाता है आमल काम करने वाला, और मुअम्मल लेबॉरेटरी। इन लफ्ज़ों को याद रखना, वरना जाहिल के जाहिल रह जाओगे। क्या है? डॉक्यूमेंट टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट वेयर इट इज़ द नीड ऑफ द स्टैट्यूट और इट इज़ द नीड ऑफ द रेगुलेशन विच इज़ मेड अंडर दैट स्टैट्यूट दैट the service of this document or this notice be made under by post। तो क्या है? Expression serve or either of the expression give or send or any other expression in use is used, then unless a different intention appears, the service shall be deemed to be affected by properly addressing, prepaying and posting by registered post a letter containing the document, and unless contrary is proved to have been affected at the time at which the letter would be delivered to the ordinary course of the post। देखो, याद रखो, ये किसी जगह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि फलां की सर्विस कराओ, he be served, or either the expression give him notice or give him the document or send, कि उसको भेज दो। तो भेजने का क्या तरीका है?
एक तरीका तो ये है कि आप प्रोसेस सर्वर जो है, जो कासद है इसका अदालत के कासद को आप हैंड ओवर कर दें विद द डायरेक्शन कि जाओ ये फ़लाँ को दे के आओ। उसके 2 परत होंगे, एक परत पर वो लिखवा के लाएगा कि असल को वसूल पाया। जब वो लिख देगा असल को वसूल पाया तो नीचे वो जो कासद है वो अपनी तस्दीक डालेगा और उस इलाके के 2 गवाह डालेगा कि इन 2 गवाहान की मौजूदगी और मवाजे में, देखो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मवाजे में मैंने ये इसको दिया है और गवाहान उसकी तस्दीक करेंगे। क्या फ़ायदा होगा इसका फ़ायदा ये होगा, कल कलां को वो आदमी मुकरता है, वो कहता है कि मेरे ख़िलाफ़ एक्स पार्टी हो गया, ये मैं सर्विस प्रॉपर नहीं हुई, तो क्या होगा, उसके ख़िलाफ़ शाहिद आ जाएंगे, गवाह आ जाएंगे। एक प्रोसेस सर्वर खुद होगा, दूसरा उस आदमी के 2 गवाह होंगे और सबसे बड़ी गवाही सरे महज़र लगी हुई वो मोहर होगी जो उसने बसूरत अंगूठा या दस्तखत करके उसको तस्लीम किया और उसको ऑथेंटिकेट किया, उसकी अहमियत जो है उसको तस्लीम किया। ये सेंड में ये सूरत होगी। बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, गिव एंड सेंड कैरीज ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। गिव ये नहीं कि दावतनामा आप भेज दोगे और अल्लाह खैर सला, नहीं। गिव मीन्स अ हैंड ओवर विच इज़ डन फिज़िकली। मैं ये कप उठा के फिज़िकली दूसरे आदमी को दे दूँगा तो देन आई हैव गिवन दिस कप टू दैट मैन। अगर ऐसे नहीं होगा तो कब्ज़ा 2 तरह का है कि एक तो मैं उठा के उसको दे दूं या वर्चुअली इस पोजीशन में वो आ जाए कि वो इस पर काबज़ हो सके। लेकिन इस बात का ताल्लुक मेरे नज़दीक कम अज़ कम इस सेक्शन 27 में गिव के तहत नहीं आता। सेंड में महकमा डाक है। अब महकमा डाक की सुन लीजिए, अगर आप मारूफ तरीके से एक ख़त भेजते हैं, नहीं डिलीवर होता नहीं होता, पता नहीं किधर गया। लेकिन दूसरी सूरत, रजिस्टर्ड लेटर जिसको महकमा वसूल करके महकमा डाक आपको एक रसीद देता है और वो लेटर जो है वो उससे जब उसको देता है तो उसकी तस्दीक लेता है कि मैंने ये वसूल कर दिया। अब एक है रजिस्टर्ड एडी। रजिस्टर्ड एडी क्या है? दिस इज़ एक्नॉलेजमेंट ड्यू। उसके साथ एक रसीद लगा दी जाती है कि जो एड्रेसी है, जो मकतूब अलैह है, ये इसको आप उर्दू ज़ुबान में कहेंगे, लेकिन चूँकि आपकी ज़ुबान अंग्रेज़ी है शायद आप उसमें समझ जाए। एड्रेसी जो है वो उसको जब एक्नॉलेजमेंट ड्यू को वसूल करता है तो वो रसीद जो है वो सेंडर के पास, जो उसको भेजने वाला है, वापस आ जाती है। और यहाँ उसने एक प्रिजम्पशन ली है इस सेक्शन में। वो प्रिजम्पशन क्या है? द सर्विस शैल बी डीम्ड। तो ये बात तसव्वुर होगी, मुतसव्विर होगा क्या? टू बी अफेक्टेड बाई properly addressing and prepaying and posting the that registered letter। आपने जब रजिस्टर्ड लेटर दे दिया महकमे को, डाक को, उसके पैसे दे दिए, मुनासिब तौर पर उसको टिकट लगा दिए, रेवेन्यू दे दिया, तो उसके बाद रसीद ले ली, तो उसके बाद क्या होगा? द प्रिजम्पशन शैल गो दैट दिस लेटर हैज़ बीन प्रॉपरली सर्व्ड अपॉन द मैन। इस सेक्शन में कल कलां को एक अमेंडमेंट मतवक्को है। वो लफ्ज़ क्या है? वो है कि बाई कोरियर, ये जो TCS और फ्रांसीएस और डमकान CS है, इसके ज़रिए भेज दो। मैं उसको ऑथेंटिक नहीं समझता। वो क्या करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं
और कहते हैं जी ये फ़लाँ का लेटर है और फ़लाँ का कोई लगता लाना उस पर दस्तखत कर दे, दैट इज़ आई डोंट थिंक दैट इज़ ए प्रॉपर सर्विस। कल को साबित कैसे किया जाएगा? ये साबित करना पड़ता है, क्योंकि इसके साथ जो मकतूब अलैह है उसके हकूक़ जो हैं वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और वो क्या हकूक़ हैं कि एक्स पार्टी की सूरत में वो सेटिसाइड करवा ले एक्स पार्टी को, और सेटिसाइड करवाने के बाद डी नोवो प्रोसीडिंग शुरू हो जाए नए सिरे से, सो दैट ही मे नॉट बी डिनाइड जस्टिस। तो सबसे अच्छा तरीका टू गिव थ्रू योर कासद, 2 आदमी गवाह, दस्तखत, फरकारा या कासद जो है उसकी तस्दीक। कासद क्या है? कासद जो कस्द करता है, जो इरादा करता है। आप हुक्म देते हो, आपका वो हुक्म लेकर कसद कर लेता है कि इसको फला जगह लेके जाना है। कासद के आते आते खत एक और लिख सकूँ, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में, गालिब का जवाब नहीं। सुनो, सेंड भी हो गया, गिव भी हो गया और रजिस्टर्ड पोस्ट भी हो गई। ए लेटर कंटेनिंग दी डॉक्यूमेंट। अब यहाँ डॉक्यूमेंट से मुराद कोई इतनी बड़ी मोटी किताब ही नहीं, ना कोई दस्तावेज़ इसमें शामिल है कि ये दस्तावेज़ इज़ ए डॉक्यूमेंट। नो डाउट इट्स ए डॉक्यूमेंट। इसमें एक मामूली नोटिस भी शामिल है। जहाँ इस सेक्शन 27 में लफ्ज़ डॉक्यूमेंट आया है, इसमें कोर्ट का समन, कोर्ट का नोटिस, कोर्ट का कोई पेपर, उसके अलावा अगर आप मकतूब हैं तो आपको भेजी गई कोई किताब, कोई दस्तावेज़, कोई और चीज़, ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट की तारीफ़ में आती हैं। और डॉक्यूमेंट क्या है? दस्तावेज़। दस्त क्या है? हाथ। दस्तावेज़ जो ऐसे आप टाइप करें, यानी कागज़, चमड़ा, पत्थर या किसी और चीज़ पर लिखी हुई ऐसी चीज़ जिसको आप कल को बतौर शहादत आपने पेश करना है, तो वो ख़ास तौर पर वो दस्तावेज़ कहलाएगी। और ख़त और दस्तावेज़ में ख़त महज कम्युनिकेशन है जो आप अपने और अपने प्यारों के दरमियान और भेजते हो, और जिसकी जगह अब आपके मैसेज पर सारा ज़ोर कलाम है और मैसेज चलता है, मैसेज चलता है। उसने दी ए लेटर कंटेनिंग ए डॉक्यूमेंट एंड अनलेस कंट्री इज प्रूव्ड। अच्छा, अब देखो ये जो लफ्ज़ है ना, अनटिल एंड अनलेस कंट्री इज प्रूव्ड, बारे सबूत किस पर जाएगा? मकतूब अलैह पर जाएगा। वो ये साबित करेगा कि जनाब ये मुझे नहीं मिला। फरकारे को, कासद को, महकमा डाक को उनको साबित करने की ज़रूरत ही नहीं कि ये नहीं मिला। जिसने उसका मुफाद उठाना है, जिसने अपने खिलाफ एक्स पार्टी कार्रवाई जो है उसको नलिटी करार दिलवाना है, वो इसको प्रूव करेगा कि प्रिजम्पशन क्या है, तसव्वुर क्या किया जाएगा कि ए रजिस्टर्ड लेटर वंस प्रॉपरली पोस्टेड द क्या उसको कहते हैं, रेवेन्यू पेड, handed over to the department of the post office, and then आप आराम से बैठ जाए and you can presume that it has been delivered properly. Give, send, इसकी समझ आ गई आपको। और सर्व, सर्विस में भी through the courier, through your कासद, through the employee of the court, service may be by this, it may be given through some courier, through some kasid, through any other way, through the post, give, handed over. It may be handed over through post, it may be handed over through
your special courier, it may be handed over by the notice or process server। तो ये तीनों अल्फाज जो हैं इनमें जब बिल फेल आप देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, ये एक मानी और एक चीज़ रखते हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि once a registered post has been given, it shall be presumed that it has been served properly and to जब सर्विस हो गई हो, गिव हो गया हो या ये सेंड हो गया हो, ये तीनों अमाल या अफ़ाल हो चुके हों, तो उसके बाद ये प्रूव करना कि ये नहीं हुए और मैं के जो मकतूब अलैह हूँ मुझको ये चीज़ें नहीं मिली, ये आप पर फ़र्ज़ होगा, वरना आपके ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई और एक्स पार्टी जो है दैट विल स्टैंड फॉर द टाइम्स टू कम। अब एक बात है वो मेरे मज़मून से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन मैं मुनासिब समझता हूँ कि मैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर दूँ। आप अदालत में जाते हैं, आपका मोटर बाइक का चालान हो गया, आपको फ़ाइन कर दिया जाता है, आप फ़ाइन देते नहीं, अकड़ जाते हो, भाग जाते हो, दौड़ जाते हो, क्या होगा? पीनल कोड में इसकी प्रोविज़न है, मुझे सही तरह से अब सेक्शन याद नहीं, कोई 63-70 ऐसे सेक्शन हैं, खैर वो मेरा मज़मून भी नहीं, आप सुनिएगा। प्रोविज़न ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स in relation to the issue and the execution of warrants for the levy of fine shall be applicable। तो क्या है, उसके ख़िलाफ़ आप मुजरमाना कार्रवाई कर सकते हैं, वारंट इशू होंगे, हथकड़ी लगाई जाएगी, आपको लाया जाएगा और unless you pay the fine you will have to remain in the civil prison। ये है अमूमी तरीका, लेकिन अगर वो जो एक्ट है, रेगुलेशन है या कोई और चीज़ है उसमें इसके बरखिलाफ़ प्रोविज़न हो तो वो एक्ट की प्रोविज़न को अव्वलियत हासिल होगी, वो पहले लागू होगी। अगर उसमें आपकी जान किसी आसान तरीके से छुड़वाई जा सकती है तो वो छूट जाएगी, नहीं तो नहीं छूटेगी। लेवी ऑफ फाइन्स शैल अप्लाई टू ऑल फाइन्स। यहाँ उसने ऑल फाइन्स कह के सिर्फ फौजदारी के फ़ाइन नहीं कह दिए, कोर्ट फाइन अप्लाई टू ऑल फाइन्स इम्पोज अंडर द एक्ट, रेगुलेशन, रूल, बाई लॉ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ द लॉ। इसमें फ़ाइन में हर वो जुर्माना शामिल है। जुर्म क्या है? ऑफेंस। जुर्माना जो उसके एवज़ आपको बरीयत के लिए देना पड़े वो जुर्माना है। वो क्या है? जुर्माना है। आपने जुर्माना दे दिया तो अगर उसी एक्ट में ऑफेंस की सूरत को देखते हुए उस जुर्माना जो है उसको कमतर सतह पर लाया जा सकता हो या ना किया जा सके तो वो कोर्ट की मर्जी है। अगर जुर्माना हो जाए क्योंकि ये ऑफेंस है दैन इट इज़ अपीलेबल। आप जुर्माने के खिलाफ वो कर सकते हैं। दैट एंड्स द मैटर। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग फर्दर pertaining to this subject, now my lectures pertaining to this administrative law, this Civil Servants Act, this interpretation of statutes, they are over virtually. But if you want to ask anything, you can contact the college office and I shall again be coming and explaining it. नंबर 2,
I shall continue a few lectures pertaining to your pleading and conveyancing.